हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हमारे साथ एक ऐसे ही दरिया हैं, जावेद अली खान साहब 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं और संभल जिला से आते हैं। बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी में बड़ा कद है, अच्छी खासी शख्सियत है। आइए स्वागत करते हैं जावेद अली खान साहब। स्वागत है आपका दिल्ली जेंट्स में। शुरुआत करें हम, उससे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके इतिहास में रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। आप शायद स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। शायद नहीं, मेरा अतीत स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रहा है जी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की ही प्रोडक्ट हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में आया जी। तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक्टिविस्ट बन गया। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं देश की युवा राजनीति में अनेक वर्षों तक सक्रियता से काम करता रहा जी। और वामपंथी छात्र युवा संगठनों में मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा और 1994 में मैं समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो गया। जी। यहाँ भी पार्टी का काम करते रहे और 2014 में हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे दूसरे नेता माननीय राम गोपाल यादव जी की कृपा हुई, मुझे राज्यसभा भेज दिया गया। जी। फिर 2022 में दोबारा प्रोफेसर साहब और अखिलेश जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने राज्यसभा भेजा और मैं अपनी दूसरी टर्म 2028 तक पूरी होगी जी। मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। ये मेरा इतिहास कह लीजिए, इतिहास से वर्तमान तक मैंने आपको अपना परिचय दे दिया। हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या किस तरह समझते हैं आप इंडिया को? आपकी दृष्टि में इंडिया क्या है? नहीं, मेरी दृष्टि में इंडिया वही है जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान उभर करके आया था। समावेशी है और एक बात कही जाती है कि ये विभिन्न प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है। बहुत सारी संस्कृतियां हैं इस देश के अंदर, बहुत सारी परंपराएं हैं इस देश के अंदर, बहुत सारी जातियां जनजातियां हैं इस देश के अंदर, बहुत सारे धर्मों के मानने वाले हैं इस देश के अंदर जी। बहुत सारे रीति रिवाज और खान पान इस देश के अंदर हैं। तो एक बहुलवादी ये देश है जी। और यही इसकी खूबसूरती है, जिसे अंग्रेज़ी में हम डाइवर्सिटी कहते हैं। विभिन्नताओं भरा ये देश है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अनेक विभिन्नताएं होने के बाद भी ये देश एकताबद्ध है और विभिन्नता में एकता इस देश का नारा है। यही मेरा दृष्टिकोण है और यही ज़्यादातर लोगों का हिंदुस्तान के बारे में दृष्टिकोण है। आपके हिसाब से आज के समय में देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई या फिर समाज में बढ़ती दूरी? बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये विकासशील देशों के अंदर सामान्य तरीके की समस्याएं हैं जी। और वो समस्याएं देश के आर्थिक ढांचे से उत्पन्न होती हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश को आज़ादी के बाद जब विकास करने का मौका मिला तो हमने पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाया और वो आज बड़े ज़ोर शोर से आज तक जारी है। और पूंजीवाद के बारे में ये बात निश्चित है, वो चाहे कितना ही संपन्न हो,
और कितने ही कंसेशंस वो अपने नागरिकों को दे, लेकिन महंगाई वहाँ होना लाजमी है, भ्रष्टाचार वहाँ होना लाजमी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वहाँ होना लाजमी है, ये सब चीज़ें वहाँ लाजमी हैं। तो ये चीज़ें तो कोई भी सरकार जो पूंजीवाद के बारे में, पूंजीवाद के प्रति बहुत समर्पित नहीं होगी, अगर वो काम करेगी तो ये समस्याएं तो हल हो सकती हैं। ये हल ना होने वाली समस्याएं नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो आपने आखिर में कही कि आपस में बढ़ती दूरियां, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और वो इसलिए है कि वही तो हमारे देश की विशेषता थी, विभिन्नता में एकता। और ये सामाजिक दूरियां जो लोगों में आपस में बढ़ रही हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट भारत का है उसको चुनौती दे रही हैं। तो इसलिए राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में इसी को देखा जाना चाहिए, और मैं भी इसको देखता हूँ। देश के युवाओं में जो एक सबसे बड़ी निराशा देखने को मिल रही है, अब वो कैसी है, किस तरह से आप उसको बेहतर समझेंगे? बेरोजगारी को लेके, और हाल तो यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग अपने आप को कॉकरोच कहलवाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पे आपने कभी मंथन किया है, विचार किया है? जब हम छोटे थे, जब कहा जाता था कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, वो बात आज तक लागू होती है जी। लेकिन हमारे देश में जो भी सरकारें रहीं या सरकारों के संचालक रहे जी, उन्होंने युवाओं की बहुत बड़ी, उनको नज़रअंदाज किया है, उनकी उपेक्षा की। जो युवाओं का योगदान राष्ट्र निर्माण में मिल सकता था, उसको लेने में उन्होंने संकोच बरता, देश को चलाने वालों ने। बेरोजगारी युवाओं की विकट समस्या है, उसके चलते लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है, और उस असंतोष का फ़ायदा कई बार राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हमारे देश में भी हैं और दूसरे देशों में भी होती हैं, वो उठा लेती हैं। तो अगर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के काम में लगाया जाए तो सबसे पहली ज़रूरत उन्हें रोज़गार देने की होती है, उस पर सरकारों को विचार करना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर युवाओं के सामने विकट समस्या ये है कि सरकार की इच्छा उनको रोज़गार देने की होती नहीं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकार आयोजित करती है, उनके एग्ज़ाम आम तौर पर पिछले कुछ वर्षों से, 7-8 वर्षों से तो मैं देख ही रहा हूँ, उनके पेपर लीक हो जाते हैं जी। किसी न किसी बहाने वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है। इससे जिन युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो पेंडेंसी और बढ़ती जाती है। ठीक है। और इसी फ्रस्ट्रेशन का ये रिजल्ट है कि हमारे देश के युवा खुद को कॉकरोच कहलवाने में भी शर्म महसूस नहीं करते हैं, या उससे उन्हें कोई गुरेज नहीं है। उसके लिए भी वो हज़ारों लाखों की तादाद में सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सरकार समझदारी के साथ युवाओं का योगदान राष्ट्र निर्माण में लेना चाहे जी, तो सबसे पहले उन्हें रोजगार देना चाहिए और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के काम में लगाना चाहिए। तो आप ये अगर मानते हैं कि युवाओं के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई या कुछ कमी बरती गई, तो आप एक सम्मानित राजनीतिक पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने इसमें क्या कुछ कदम उठाए? कोई आंदोलन, किसी तरह का कोई एजिटेशन, कुछ भी किया आप लोगों ने? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बेस्ड पार्टी है, और हमें जब भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चलाने का मौका मिला तो हमने युवाओं के लिए जो हो सकता था सीमित साधनों के अंदर, क्योंकि किसी राज्य सरकार के पास जो है वो साधन इतने विस्तृत नहीं होते हैं जितने केंद्र सरकार के पास होते हैं। जी।
हमारी सरकारों ने किया। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता था कि बेरोजगार युवाओं को कभी बेरोजगारी भत्ता भी मिल सकता है। जी। ये यूरोपीय देशों की एक व्यवस्था थी, वहाँ मिलता था। जी। लेकिन हमारी जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी, चाहे अखिलेश जी की थी और चाहे पहले नेताजी की थी, जी। उसके अंदर हमने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, भले ही बहुत कम मात्रा में वो था, जी। जी। वो पूरा खर्चा उसका नहीं उठा सकता था, लेकिन भले ही वो टोकन अमाउंट था, जी। वो हमने देना शुरू किया। हमारी ही सरकार के दौरान पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक लड़कियों की शिक्षा पूर्णतः और 5वीं क्लास तक सब बच्चों की सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री कर दी गई थी। हमारी ही सरकार के अंदर लाखों लोगों को रोजगार के अवसर विभिन्न विभागों के अंदर मुहैया कराए गए। और उत्तर प्रदेश में जब तक अखिलेश जी की सरकार रही या पहले नेताजी की सरकारें हुआ करती थीं, कभी भी कोई पेपर लीक की समस्या सामने नहीं आई। तो हमारी सरकार ने तो बहुत ख्याल रखा। और समाजवादी पार्टी का मानना भी ये है कि ये युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए, सबके लिए हमारा काम करना ध्येय है, तो हम तो करते हैं, लेकिन हम सीमित थे। बात आपने बड़ी अच्छी बताई है खान साहब, बट मेरा जो कंसर्न है वो दूसरा है। वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें अगर ये खबर सही है तो लखनऊ का शायद एक 20-21 साल का नौजवान जो शायद उसने सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक के मामले में। अब इसकी पुष्टि तो मीडिया बंधु इसको कर सकते हैं। अगर ये सच है तो वर्तमान में आप लोगों ने किस तरह के कदम उठाए, युवाओं को आपने ये महसूस कराया कि समाजवादी पार्टी अभी भी जीवित है, समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं उतरी, किसी तरह का दिखने वाला अपना जो डिसएग्रीमेंट है वो लॉन्च नहीं किया? और अगर आप ये कहते हैं कि सीमित संदर्भों में, तो क्या कार्यकर्ताओं की कमी है या कोऑर्डिनेशन में कमी है? ये एक अच्छा मौका था कि नौजवानों को, युवाओं को ये एहसास दिलाया जाए कि हम आपके साथ हैं, और ये बहुत बड़ी घटना थी। जो सीमित साधन मैंने आपको बताए वो राज्य सरकार के बताए। कार्यकर्ताओं की कमी के संबंध में मैंने सीमित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक बात है। हमारी पार्टी के युवा संगठन हैं समाजवादी युवजन सभा और समाजवादी छात्र सभा। जी। अगर आप फॉलो करें समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को, तो ये काम समाजवादी पार्टी के युवा संगठन, युवजन सभा हमारी जी, और छात्र सभा जी, विश्वविद्यालय परिसरों में, जी, शहरों कस्बों में जी, जो युवाओं की तात्कालिक समस्याएं होती हैं जी, उन पर, जी, और जो युवाओं की बहुत दिनों से समस्याएं चली आ रही हैं जी, उन जी, पर आए दिन उस पर वो कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि कोई कॉकरोच जैसी कैंपेन हमारी युवा संगठन अभी तक नहीं चला पाए हैं, मतलब इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे युवा छात्र संगठन इन समस्याओं को मजबूती के साथ उठाएंगे। मेरे मन में एक सवाल उठता है कि कार्यक्रम चलाना अच्छी बात है, चलना चाहिए, आप लोग चला रहे हैं, पर जो ज़मीनी सच्चाई है उससे वो नज़र नहीं आता है। समाजवादी पार्टी का जो जिस तरह से चीज़ों को बोल्डली आगे आना चाहिए, अखिलेश जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ युवाओं से नहीं बल्कि उन युवाओं के परिवार से भी जुड़ा हुआ है, उनकी माँओं से, उनके पिता या जो भी उनके परिवार है जिन्होंने अपनी शायद ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके उस पैसे को डाला, कोचिंग कराया, जैसे भी उसको करा उन्होंने। और जिस तरह से आगे आना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, चाहे वो यूजीसी का कानून रहा हो, चाहे वो भी नीट पेपर लीक रहा हो, मुझे लगता नहीं कि आप इस बात से इनकार कर पाएंगे कि उतने बोल्ड तरीके से सड़क पे समाजवादी पार्टी नहीं उतरी, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो केंद्र की दशा निर्धारित करने में सक्षम है। आपको नहीं लगता कि और ताकत से और पूरे जोशो खरोश से समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए था? नहीं,
ये जो आप बात कह रहे हैं, इसमें परसेप्शन का फ़र्क है। जी। कोई चीज़ आपको लगती है कि और ज़्यादा मजबूती के साथ होनी चाहिए थी, और उसी चीज़ को, उसी घटना को हम ये मैं समझता हूँ जी। कि शायद इस वक्त इतना ही संभव था। तो ये परसेप्शन का फ़र्क है। मैं चूँकि क्षेत्रों में रहता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, एक जनरल पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज की परिस्थितियों में ऐसा माहौल बना हुआ है कि वैसे रिएक्शन अब नहीं दिख रहे हैं जैसे रिएक्शन आज से 30 साल पहले, जब मैं युवा राजनीति में था जी। उस वक्त होते थे। अच्छा। हाँ, ये परिस्थितियों का बदलाव है। इसमें नेताओं के रिएक्शन आने का अंदाज भी बदला है। जी। इसमें जनता के प्रतिक्रिया आने का तरीका भी बदला है। लेकिन आज भी काफ़ी कारगर तरीके से विरोध दर्ज समाजवादी पार्टी कराती है, अगर कहीं कोई समस्या होती है तो। आपकी दृष्टि में बेटरमेंट की गुंजाइश नहीं है उसमें? हमेशा बेटरमेंट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, वो हमेशा हो सकती है। मैं कारण बताता हूँ। जी जी। जो देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो हमेशा इस बात के लिए एक कंसर्न रेज करते हैं कि उनको एक मजबूत विपक्ष की कमी सताती है और आप उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश है और ज़रूरत भी है। नहीं, ये कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जी। उन्हें मजबूत विपक्ष चाहिए, तो बंगाल में जो विपक्षी दल के 80 विधायक जीते, उनमें से 60 उन्होंने हड़प लिए। जी। अब ईमानदारी से जो विपक्ष बचेगा, ईमानदाराना विपक्ष जो बचेगा, वो 20 विधायकों का बचेगा। चाहिए था इन्हें मजबूत विपक्ष, जी। और गटक गए विपक्ष के 80 विधायकों में से 60 को। जी। पार्लियामेंट के अंदर तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद हैं अभी तक, जी। और वो बाकी विपक्षी दलों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और पूरा देश ऑब्जर्व करता है। उसमें से वो 20 को अपने खेमे में ले आए। चाहिए मजबूत विपक्ष, विपक्ष के एमपी जाएंगे इनके खेमे में रहने चाहिए, और विपक्ष मजबूत चाहिए। कल से मैं सुन रहा हूं कि शिवसेना के जो बचे हुए 9 एमपी थे, उसमें से 6 या 7 को ये फिर तोड़ करके एनडीए में शामिल कर रहे हैं। तो भाषण देंगे मजबूत विपक्ष का, और विपक्ष के एमपीज को तोड़ करके अपने खेमे में शामिल करेंगे। तो ये बातें सिर्फ कहने की करते हैं, और वर्तमान समय में जो हमारी सरकारें हैं, हमारे प्रदेश में हो या उसमें बीजेपी की जो सरकारें हैं, इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये लोकतांत्रिक नहीं है। 2 बातें मुझे इस पे समझ में आती है कि अगर मेरे घर के सदस्य ही कमज़ोर हैं और दुश्मन उनको तोड़ के ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो मेंबरान थे उनमें ही कमी थी, हमारे परिवार के सदस्यों में। और ये ठीक नहीं होगा। अगर मैं डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता है कि ये हादसा तो गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। इसका मतलब ये तो थे ही विभीषण पहले से, और पार्टी ने, किसी ने ऑफर दिया, चले गए। इसका मतलब है कि पहले दिन से ये कमज़ोर लोग थे, किसी लालच के चक्कर में पार्टी के अंदर थे। देखिए, आपकी बात को मैं आधी सच मानता हूँ जी। कोई ना कोई कमी तो उन जाने वालों में ज़रूर होती है। बिल्कुल।
लेकिन वो मर्जी से गए हैं, दबाव से गए हैं, लालच से गए हैं, जी डर से गए हैं, जी। भयभीत होकर के गए हैं। ये भी एक पहलू है अंडर कोएर्सन गए हैं, आपका कहना ये है, जाने राइट? वालों का। हाँ, ये अंडर भी कोएर्सन एक गए, पहलू धमकी, है। डर, लालच में गए। यस यस। एक नाम बताता हूं मैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो जरूर समझेंगे। आम आदमी पार्टी में एक सांसद हैं संजय सिंह। संजय सिंह जेल काट के आ गए, दुनिया भर का उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, बट वो आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं गए। उनको ठोक बजा के दे, उनके जितने भी आरोप थे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सही गलत वो कोर्ट को डिसाइड करना है। मेरी मर्यादा नहीं मैं उस पर कोई कमेंट करूं। बिल्कुल। बट आज की तारीख में वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की जरूरत होती है पार्टी को, जो किसी भी तूफान से या किसी भी डर से लड़ जाने के लिए तैयार हो, और वही असली लोग हैं जो देश की जनता को सर्व कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। संजय सिंह जी मेरे मित्र हैं और वो बड़ी मजबूती के साथ आइडियोलॉजिकली अपनी पोजीशंस पर जमे हुए हैं जी। और उनसे दूर दूर तक का कोई इस तरीके की आशंका उनके बारे में व्यक्त नहीं की जा सकती कि जितने जुल्म उनके ऊपर हुए हैं, अगर उससे भी ज़्यादा हों तो वो कहीं टूटने वाले हों। ठीक बात। और ये बात आज से नहीं है। इवन आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह क्रांतिकारी थे जी। और शुरुआती दौर में सावरकर भी क्रांतिकारी थे। ठीक बात। लेकिन सावरकर साहब ने माफ़ी नामों की झड़ी लगा दी जी। जेल जाने के बाद। अच्छा। और भगत सिंह जो हैं फांसी के फंदे पे अपने साथियों के साथ चले गए। जी। तो इस प्रकार के लोग हमेशा हर दौर में रहे हैं, होते हैं। बेहतर ये हो कि जो वैचारिक रूप से मजबूत लोग हों उनको आगे आना चाहिए। अब कोई आगे आता है तो कभी सिलेक्शन में भी गलती होती है, नेता जो सिलेक्ट करते हैं उसमें भी गलती होती है, जनता जो सिलेक्ट करती है उसमें भी गलती होती है। लेकिन ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए। वैचारिक आधार पर लोगों को मजबूत होना चाहिए। शुरुआत तो पार्टी आला कमान से होगी कि उन्होंने चुनने में क्या कमी की और ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया और ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर आने क्यों मैंने दिया? तो आपसे कहा कि ये गलतियाँ जी। लीडरशिप से भी हो जाती हैं और ये गलतियाँ जनता से भी हो जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कई आपराधिक चरित्र के लोगों के बारे में जानता हूँ जी। कि अगर उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्हें जनता ने चुन करके भेजा है। ऐसा भी हुआ है देश के अंदर। जी। अगर उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो लोगों ने चुन चुन करके भेज दिया है, निर्दलीय भेज दिया। निर्दलीय भेज दिया है। तो ऐसी गलतियां वो तो कई जगह जनता हो जाती जनार्दन है, वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, वो बाद जिसको में- मर्जी चुने। फिर बाद में जो रिजल्ट आते हैं वो भी तो देखना वो भी उन्हीं को देखना है। देखना है। वो तो ये इस तरीके की चूकें होती हैं क्योंकि हम कोई एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर नहीं रह रहे हैं। किसी भी सिस्टम को एब्सोल्यूट समझना या एब्सोल्यूट बनाना कम से कम दुनिया के अंदर तो संभव है नहीं, लेकिन जितना बेहतर हो सकता है इतना बेहतर करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। पार्टी आला कमान ने गलती की तो उसका दंड मिला, ठीक है, वो तो सामने जाया। अब उसमें क्या ही और बोला ऐसा जाए। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी में हुआ है, एक ज़माने में बीजेपी में हुआ था। गुजरात के अंदर ही आधी से ज़्यादा बीजेपी टूट करके वो जो अपने मुख्यमंत्री थे, अरे बड़ा पॉपुलर नाम है, जो कांग्रेस के नेता हैं, अच्छा। वाघेला साहब, वो आ गए शंकर थे। सिंह वाघेला साहब। हाँ, तो समय समय पर कई पार्टियों में ऐसा हुआ है। ऐसी कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना परमानेंट कोई दोस्त होता है। ये बात सही है कि राजनीति में दुश्मन और दोस्त नहीं होने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शिफ्टिंग इधर से उधर होनी चाहिए, डेपुटेशन पे लोग जो हैं पार्टियां बदलें, वो नहीं होना चाहिए। और आपको मानना पड़ेगा कि आपको मोदी जी के रूप में कद्दावर व्यक्तित्व मिला जिससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। इतनी आसानी से नज़रअंदाज करने वाला व्यक्तित्व नहीं है।
कोई उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता, बस ट्रंप ही कभी कभी कर देते हैं नज़रअंदाज। बाकी हमारे देश में तो उनको कोई नज़रअंदाज करता नहीं है। हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री तो हैं ही हर पार्टी उनको जो है पूरा सम्मान देती है, पूरी गंभीरता से लेती है। उन्हें नज़रअंदाज करने का कोई सवाल नहीं है। और पर जब ऐसा कभी व्यक्तित्व किसी तो ने सामने नहीं आता है तो कुछ सीखने का आपको नहीं लगता मौका मिलता है, कुछ उनसे भी सीखने का? नहीं, अब उनसे मैं रीजन बता देता हूँ। जी जी जिस तरह जमीन पे वो लोगों को जोड़ते हैं, या जिस तरह से एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरे चुनाव के लिए वो दोबारा उनकी जो इलेक्शन की टीम है वो दोबारा नीचे उतर जाती है, ये सीखने वाला। आप लोगों के जो वैचारिक मतभेद है वो होने चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, बट जो उनका तरीका है चुनाव लड़ने का या ज़मीन पे उतरने का, नहीं लगता कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, हर किसी से सीखा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है जी। लेकिन उनसे क्या सीखें जो मतलब हिंदुस्तान की राजनीति को विपक्ष मुक्त करना उनका मकसद हो, भारत के समाज को उनके सहयोगी मुस्लिम मुक्त करने की बात करते हों, जी। जो भारत को एक धर्म शासित राज्य बनाना चाहते हों, जी। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इतनी मैं तारीफ उनकी करूँगा ज़रूर कि वो जिस मिशन को भी लेते हैं जी। उस मिशन को बहुत मजबूती के साथ, उसमें चाहे देश का नुकसान हो चाहे समाज का नुकसान हो, वो उसको लेकर के आगे। नहीं, ये तो आपने पॉलिटिसाइज कर दिया। नहीं पॉलिटिसाइज, बट इसको सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं कि जिस चुनाव को लेते हैं वो चुनाव नहीं, मैंने मिशन कहा। मैं मिशन पे और स्पेसिफिक हो जाता हूँ। हाँ, उसके लिए चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं उनको तहस नहस करना पड़े, वो उसको भी करेंगे। आज चुनाव आयोग की जो स्थिति हुई है वो उनके उस संकल्प को, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उसी के तहत हुई है। हमारे यहाँ आज आरोप तो साहब कांग्रेस पे भी लगे हैं, काहे के? एजेंसियों को दुरुपयोग करने के। नहीं, बिल्कुल लगे हैं। कांग्रेस को उसकी सजा भी मिली है, इन्हें भी मिलेगी जी, इन्हें भी मिलेगी एक दिन। जी। अखिलेश जी के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी ने आरोप लगाया था कि उनके साथ बदइंतजामी हुई थी, बदसलूकी हुई थी। नहीं, उस वक्त अखिलेश जी का नहीं था, नेताजी का था वो शासनकाल। जी, नेताजी, जिसमें वो घिग्गी मार नेताजी के शासनकाल में रोए थे पार्लियामेंट के अंदर जी। और जो पार्लियामेंट की सदस्यता भी छोड़ने के लिए उन्होंने ऑफर किया था एक गिरफ्तारी के बाद। जी। हाँ, तो वो तो उस वक्त का मामला था, तो वो दुरुपयोग नहीं था। एक सांप्रदायिक दंगा भड़का रहे थे एक जगह, तो वहाँ पुलिस ने कार्रवाई की थी। सांप्रदायिक दंगा भड़काने की इजाज़त किसी को इस देश के अंदर आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी जी। लेकिन आज उनकी तरफ से नज़रें बंद, आंखें बंद कर ली जाती हैं, और नेताजी के ज़माने में ये संभव नहीं था। सांप्रदायिक दंगा भड़का रहे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जी। हाँ, दुरुपयोग हुआ, जिसने भी दुरुपयोग किया, कांग्रेस ने किया, एजेंसियों का दुरुपयोग, उनको सज़ा मिली। आज ये कर रहे हैं, इनको सज़ा मिलेगी। लेकिन इनसे ये नहीं हम सीखना चाहते कि चुनाव आयोग और यहाँ तक जुडिशरी, उसको कैसे प्रभावित किया जाता है। जुडिशरी को आप ला रहे हैं, इस पे मैं स्पेशली आऊँगा। मेरे मन में, चूंकि आप एक लॉ मेकर हैं और मैं पूरे हक के साथ ये सवालात आपसे कर सकता हूं, पर उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी को लेके मेरे मन में कुछ दो संशय। अच्छी तरह से बढ़ने वाली पार्टी है, पर मुझे लगता है कि आंतरिक कलह ज़्यादा नुकसान देती है समाजवादी पार्टी को बनिस्बत किसी बाहरी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो या कोई और पार्टी हो। कोई भी सक्रिय पार्टी होगी उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुख्तलिफ विषयों पर, मुख्तलिफ सवालों पर हो सकता है, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि वो होना भी चाहिए। लेकिन पार्टी का डिसीज़न होने के बाद वो सब चीज़ें समाप्त हो जानी चाहिए। जो पार्टी की एकजुट राय हो उसको लेकर के सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में पूरे यकीन के साथ, पूरी गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, कोई अंतर्कलह रत्ती भर भी।
मान लिया। पर अखिलेश के और शिवपाल के जो मतभेद उभर के आए, उसने पार्टी की जो ओवरऑल वर्किंग कार्डियोलॉजी थी उसे प्रभावित किया, आपको नहीं लगता? 10 साल पुरानी बातें हैं ये। जी। ये 2015 और 16 की आप बात 2026 में कर रहे हैं। गंगा में बहुत पानी बह गया है तब से। शिवपाल जी पूरे तरीके से अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिए हुए हैं। जी। शिवपाल जी हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, स्तंभ हैं। जी। एक दिन के लिए भी पार्टी से अलग नहीं हुए हैं वो। जी। 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 समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जी। और पूरा सम्मान उनका पार्टी के अंदर है और उनका पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ है, बड़ा होने के नाते। जी। जी। अच्छा, एक बात बताइए, हार्ट टू हार्ट, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बिल्कुल पूछूं, बिल्कुल खुले दिल से, बिल्कुल। बिना किसी डर के, ना अखिलेश जी के ना किसी और साहब के, समाजवादी होना ही जो है निडर होने का। ये हुई बात। तो इस सवाल के, इस आश्वासन के भरोसे पे मेरा अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी की अगर कुछ गलतियां मैं आपको गिनाने को कहूं, गिनाइए। तो आपकी नजर में हम तो खैर 10 गिना देंगे, आपकी दृष्टि में कुछ प्रमुख गलतियां क्या रही समाजवादी पार्टी की जो उसको सत्ता से इतनी दूर रखा? नहीं, इधर हाल फिलहाल में तो कोई ऐसी गलती मुझे दिखाई नहीं दी। और इन जनरल बता दीजिए, जो गलती भले ही 2 साल 4 साल पहले की एक हो। गलती मुझे लगती है जिसने हमें काफी हद तक नुकसान पहुंचाया था, जी। और वो गलती थी कि हमने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक लेवल पर हमने राजनीतिक परिस्थितियों को आकलन करने में जी। कोई गलती की हो और उस पर अपनी रणनीति तैयार करने में कोई गलती की हो। राम मंदिर का विरोध करना गलती लगती है? हमने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया था। हमने सिर्फ ये कहा था हमारी पार्टी ने कि जो अदालत का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। जी। और हमने उस अदालत के फैसले को माना। जी। और पूरे देश ने माना। ठीक है। वो कोई ऐसा विषय नहीं था। हाँ, राम मंदिर का दुरुपयोग अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके नतीजे अभी आप देख रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का इस वक्त में स्टेक होल्डर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ आपकी बात। पर जिस तरीके से आप लोगों का रुख देखा गया राम मंदिर के प्रति, उसने भी जनता और पार्टी के बीच में दूरी पैदा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। राम मंदिर जाना हुआ आकलन, आपके पार्टी की तरफ से? आपका आकलन पूर्णतया गलत है। जी। आप इस देश की जनता के मिजाज को समझने में थोड़ी चूक कर रहे हैं। ठीक है। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के नेतृत्व में, उसके बाद होने वाले यूपी के चुनाव में मुख्यमंत्री नेताजी ही बने थे। बीजेपी नहीं जीती थी, ना बीजेपी का मुख्यमंत्री बना था, नंबर 1। नंबर 2, राम मंदिर निर्माण के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो वो देश की संसद का चुनाव हुआ और उस संसदीय चुनाव में अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से संसद के सदस्य समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी ही चुने गए, बीजेपी नहीं जीती। और तीसरी और मैं बता दूं, 89 में जब शिलान्यास हुआ था चुनाव की तारीख आने के बाद, जी, उस चुनाव में भी वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी मित्रसेन यादव, जो बाद में समाजवादी पार्टी में आए, जी जी, वो ही जीते थे। तो जनता जो है, ऐसा नहीं कि राम मंदिर के विरोध में है, राम मंदिर का दुरुपयोग जिन ताकतों ने भी किया उनके खिलाफ
जनता खड़ी हुई है। तो इसका मतलब एक बात तो साबित हो गई अयोध्या वाले विषय से कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। काय में? ईवीएम में जो मैनिपुलेशन के आरोप लगते रहते हैं, इसका मतलब वो ठीक है। ईवीएम एक ऐसा विषय है जी। जिस पर व्यापक बहस होनी चाहिए थी और चुनाव आयोग उससे बचता रहा है। जी। लोकतंत्र के अंदर निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। लेकिन जिस मशीन पर या जिस प्रक्रिया पर देश का एक बड़ा हिस्सा जी। या राजनीतिक दल संदेह व्यक्त कर रहे हों, तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि उस संदेह को समाप्त करें। ठीक है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग ने ये करने के बजाय कि उस संदेह को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम उठाए, बल्कि लोगों से ही कहा कि बगैर छुए इसे हैक करके दिखाओ। इस तरीके की बातें चुनाव आयोग ने की। और ये भी सुना जाता है कि चुनाव आयोग हमारे देश का जिस ईवीएम को इस्तेमाल करता है, अनेक देशों के चुनाव से उस ईवीएम को हटा दिया गया है। अनेक देशों के चुनाव से ईवीएम इस्तेमाल होती थी, वो हटा दी गई है। समझ गया। और बड़े बड़े देशों में, हालांकि भारत से बड़ा कोई देश नहीं है जहां वोट पड़ते हों, लेकिन जो भारत के सबसे बड़ा गणतंत्र है हमारा देश, सबसे बड़ा गणतंत्र है, वहां भी बैलेट से वोट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ईवीएम का विरोध सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है। नरसिम्हा राव हमारे साथ, उनके एक जीबीएल नरसिम्हा राव, वो एमपी थे राज्यसभा में, उन्होंने तो उस पर किताब लिखी थी। और अडवाणी साहब ने उस किताब का जो शुरुआत था, 2 शब्द जो कहे जाते हैं अंग्रेजी में फॉरवर्ड कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो लिखा था उस किताब में, लेटर ऑफ फॉरवर्डिंग। हाँ, तो वो लिखा था। तो जब एक चीज़ विवादास्पद है, संदेहास्पद है, लोगों को शंका है उस पर, और देश के अच्छे खासे हिस्से को शंका है, तो चुनाव आयोग को वो शंका समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक टेक्निकल विषय है कि गलत है कि सही है, ये तो टेक्नीशियन बताएंगे, और वो दोनों तरीके के टेक्नीशियंस हैं, दोनों तरीके की रिपोर्ट्स हैं, हम लोग देखते हैं। कोई कहता है कि बिल्कुल ठीक है, कोई कहता है कि नहीं ख़राब है, कोई कहता है हैक हो सकती है, कोई कहता है हैक नहीं हो सकती है। इस संदेह को ख़त्म करने का तरीका ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाएँ, ना कोई मसला होगा ना कोई बात। मैं आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पे आऊँ जावेद साहब, उससे पहले मेरे 2 सवाल और हैं। मायावती के साथ जो टूटा गठबंधन था, गलती किसकी थी? कोई धोखा हुआ था? अब वो बात वो भी बहुत पुरानी है, उसे कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने जनता को तो हक है जानने का। नहीं, जनता तो जाने, और जिन्होंने गठबंधन तोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्हें बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गठबंधन टूटा था। आप विक्टिम हैं तो आप भी बता सकते हैं। नहीं, हम विक्टिम नहीं हैं, हम बिला वजह महत्वहीन चीज़ों को तूल नहीं देना चाहते। हम गठबंधन में 5 सीटें जीते थे, बहन जी की पार्टी गठबंधन में 10 सीटें जीती थी। बहन जी ने जो सीटें चाही थी लड़ना, बिना किसी हीला हुज्जत के बहन जी को जिस सीट पर उंगली रख दी थी उन्होंने, वो सीट उनको दे दी गई थी। बुआ को वो मिल गया जो चाहिए था? नहीं, अखिलेश जी तो बुआ ही कहते हैं उन्हें। नहीं, अखिलेश जी नहीं कहते, मीडिया वाले कहते हैं। अखिलेश जी तो उन्हें बहुत सम्मानित तरीके से उनका नाम लेते हैं, और बहन जी कहते हैं। बहरहाल, तो अब उन्होंने क्या मजबूरी थी, खबरें तो बहुत किस्म की आती रहती हैं, और फिर बाद में जो उनका व्यवहार रहा, जो उनकी प्रतिक्रियाएं रहीं देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर, सरकार के और विपक्षी दलों के राजनीतिक स्टैंड्स पर जो आमतौर पर उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, उनका झुकाव भी लोगों ने देखा। तो अब उन बातों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम इस वक्त संसद के अंदर, लोकसभा में 3रा बड़ा दल हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे एमपीज़ रूलिंग पार्टी से, बीजेपी से भी आगे हैं। हमारा गठबंधन भी उनसे ज़्यादा बड़ा है। तो और बहन जी का कोई एमपी है नहीं, एकमात्र एमएलए है,
वो भी कितना बहन जी की पार्टी में है, कितना दूसरी पार्टी में, मैं कह नहीं सकता। तो उस चीज़ पे यूपी चुनाव में दोबारा अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो समाजवादी पार्टी उसे कंसीडर करेगी दोबारा अलायंस को लेके? बहन जी ख्वाहिश व्यक्त करें तो उस पर विचार किया जा सकता है, कौन सी बात है। आपकी बात से पता चलता है कि 3-4 जो आपने विषय बताए ये आपके संज्ञान में है, आप लॉ मेकर हैं, आपको समझ में आ रहा है कि समुदाय विशेष के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको लेके जो जो चीज़ें वादा की गई थी उससे छेड़छाड़ हुई। आपने क्या किया उसके बाद? देखिए, मैंने अपने जीवन में जी, न तो कभी मुस्लिम नेता बनने की कोशिश की, ठीक है, न मैं हूँ, ठीक है। लेकिन कमज़ोर तबकों के लिए आप पार्लियामेंट में जितने भी मेरे इंटरवेंशंस हैं, आप थोड़ा वक्त निकाल के किसी वक्त देखिएगा। जी, प्लीज़। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है जी, कि जो भी कमज़ोर है, जो भी पिछड़ा है, जी, उसकी आवाज़ को मैं मजबूती के साथ बुलंद कर दूँ। ठीक है। पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठाना आसान काम नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बाहर जो लोग हैं पार्लियामेंट से, वो ये समझते हैं कि एमपी साहब जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। ठीक है। पार्लियामेंट में अगर आपका सवाल आएगा तो वो भी लॉटरी से आएगा। लॉटरी में जब आ जाएगा सवाल तो 15 सवालों की लिस्ट बनेगी। पहले 4 सवाल में घंटा खत्म हो जाता है, बाकी सवाल जो है वो आ ही नहीं पाते। तो बड़ा लकी, बहुत ही कोई नसीबवर होता है जिसका सवाल जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में पहले 3, 4, 5 सवालों में लिस्ट होता है। ठीक है। हम कोई विषय रेज करना चाहते हैं, वो लॉटरी से आएगा। लॉटरी के बाद अगर चेयरमैन की कृपा होगी तभी वो लिया जाएगा। आपने मुझे 3-4 कमीशंस का जिक्र किया जहां पे जो माइनॉरिटी से संबंधित माइनॉरिटीज़ है, आपने कहा कि आप मुस्लिम विशेष की बात नहीं करते, आप कमज़ोर तबके की बात करते हैं, आप उनकी बात करते हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, आप उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मौका नहीं मिला सदन में अपनी बात रखने का, या जो आपके जो भी इनिशिएटिव्स थे उनका विक्टिमाइजेशन हुआ, मान लिया, आप ने फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख क्यों नहीं किया बजरिए रिट कि साहब ये प्रॉब्लम आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं? आप चूंकि कानून के जानकार हैं, सदन की कार्रवाई को, आई एम सो सॉरी, मैं मेरा बिल्कुल मतलब नहीं सदन की कार्रवाई कोर्ट का विषय नहीं, वो मैं जानता हूँ, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो वही मौका नहीं मिला ना। नहीं, आर्टिकल 16 मैं उस पे जाए नहीं, वो तो आपने एक विषय विशेष की बात की। मैं उससे पहले आता हूँ, जो कमीशंस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है या उनके विजन को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं आप चूंकि न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं जी, तो मैं शायद इस बहस को आपके साथ करना उचित नहीं समझता, क्योंकि आप अपनी सीमाओं में रहते हुए मेरी हर बात को रिजेक्ट करेंगे, जो आपकी मतलब एक लॉयल्टी है अपने क्षेत्र के प्रति, उसके चलते हुए, और मेरी क्षेत्र के प्रति जो मेरी लॉयल्टी है उसकी वजह से मुझे आपसे इख्तलाफ करना पड़ेगा। जी जी जी, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। न्यायपालिका की जो आज स्थिति है जी, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जी, उनके प्रति भी विश्वास कम हुआ है। दूसरी बात ये, हम सब लोगों के क्षेत्र बटे हुए हैं। मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ तो मैं पूरा कंसंट्रेशन अपनी पार्लियामेंट के अंदर की परफॉर्मेंस के लिए करता हूँ। जी, बहुत से एक्टिविस्ट हैं हमारे देश के अंदर जो विभिन्न मसलों पर, और इन मसलों पर भी ज़रूर कोई ना कोई रिट होगी, मंजूर हुई नहीं हुई ऐसा नहीं है, ज़रूर होगी। मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, आप प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूर हुई होगी। तो जो न्याय क्षेत्र में सुधार के लिए जो साथी हमारे साथी मतलब कोई हमारे दोस्त नहीं, लेकिन जो एक्टिविस्ट समाज के अंदर हैं, जो PIL वगैरह करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, कई सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई हुई हैं, वो करते हैं काम।
और उन्हीं से थोड़ी थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाती है कभी कभी। जो आप देखते हैं कि सरकारी फैसलों के खिलाफ कभी कभी रिलीफ मिल जाती है, कुछ कंसेशंस मिल जाते हैं समय समय पर, वो उनके प्रयासों से ही मिलते हैं, तो कर रहे हैं लोग। मैं चाहता हूं कि हर उस जगह आप खड़े हों, अगर आपके किसी छोटे से इनिशिएटिव से अगर किसी गरीब आदमी की आवाज़ सुनी जा सकती है, किसी गरीब लड़की की शादी हो सकती है, तो आप हर जगह कोशिश करें। और चूंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी देश में और लोगों के नाम कर दी है, हवाले कर दी है, तो फिर ये एक ही क्यों छूटे, काश तो ना रह जाए। आपने कहा कि न्यायपालिका के प्रति आपका विश्वास थोड़ा सा हिला है, कम जो भी है, देश की जनता का, चलिए देश की जनता का मान लिया, पर मैं तो टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहा आपके साथ बैठ के भी, इसलिए कोई बात ठीक है, वो कोई विषय नहीं है, वो तो चलिए जो है जैसा है, हमारी भी मर्यादा के अनुरूप नहीं है कि हम किसी प्रकार कोई टिप्पणी करें, और मैं इसमें आपके साथ एक राय हूं। पर अगर किसी कमीशन के इफेक्टिव वर्किंग से देश के उस तबके का जो फ्रस्ट्रेटेड है या अल्पसंख्यक है, गरीब है, कमजोर है, वो जैसा भी है, अगर वो आगे आ सकता है और अकेले जावेद अली खान साहब के किसी भी लेवल के इनिशिएटिव से आगे आ सकता है, तो आपको नहीं लगता कि कितना बड़ा वैल्यू एडिशन होगा उनमें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोगों के क्षेत्र जो हैं वो बटे हुए हैं, हमारी रुचि के हिसाब से भी और हमारे परिस्थितियों के हिसाब से भी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और संयोग से मैं पार्लियामेंटेरियन भी हो गया, या आपकी भाषा में लॉ मेकर हो गया, तो मेरा कंसंट्रेशन वहाँ पर रहता है। और जो लोग न्याय क्षेत्र में जनता की अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं, वो कंसंट्रेट वहाँ करते हैं। कभी कभी हमारा उन लोगों के साथ समन्वय होता है, तो हम उनके बताए हुए मसले पार्लियामेंट के अंदर रेज करते हैं, और हमारे उठाए हुए सवालों पर वो कोर्ट में जावेद साहब इंटरवेंशन की मांग करते हैं। जावेद साहब, अंतर है इसमें, बहुत बड़ा अंतर है। कोई एक्टिविस्ट जाके खड़ा होगा तो पहले तो उसको अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ेगी कि ये कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। एक मुझे पूरा कर लेने हम जाएंगे तो पॉलिटिकल स्टंट ही बताया नहीं नहीं, आप जाएंगे और आप जैसा व्यक्ति जो 2-2 बार का राज्यसभा सदस्य है, उसकी अपनी एक व्यक्तित्व, उसका अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है। प्रभावित नहीं होता चाहे 2 बार का जाए। नहीं नहीं नहीं, न्यायालय नहीं, मैं इसको क्लियर कर दूं, न्यायालय सबसे पहले व्यक्ति की जो स्टैंडिंग होती है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, वो बिल्कुल देखता है। अगर कोई व्यक्ति जिसका काम ही है सुबह से लेके शाम तक PIL दाखिल करना, तो न्यायालय सबसे पहले उसको कंसीडर करता है। अब अगर आप मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो मैं आपका सहयोग चाहूंगा। मैं आपको ओपन सहयोग बताइए, कहाँ पे खड़ा कई ऐसे विषयों पर जो इस तरीके के हैं, जो पक्षपात को जन्म दे रहे हैं और जिनमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप उसमें हमारी मदद करें तो निश्चित रूप से हम तो अगर हमारे किसी प्रयास से कोई भी कमी दूर हो सकती है, तो ये आश्वासन हम मानेंगे, जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा नहीं, जिंदा नजर आएगा भी। ठीक ठीक। एक बात मेरे मन में आती है कि मुझे लगता नहीं आप इस बात से डिसएग्री करेंगे कि अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो उन्हें जानबूझ के या नज़रअंदाजी में या गलती से, जिस भी कारण से, आधुनिकीकरण से दूर रखा गया है। मसलन मदरसे वगैरह में जिस तरह की डेवलपमेंट की गुंजाइश है, जिस तरह की आधुनिकीकरण की गुंजाइश है, उससे वो कोसों दूर हैं। मदरसे का आधुनिकीकरण होना चाहिए, आपका कहना ये है? हम उसको तो, आप जब तक उसको इंटरनेशनली ग्लोबली नहीं जोड़ेंगे, नए नए फीचर्स नहीं लाएंगे, तो कैसे पता चलेगा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। मदरसा बोर्ड क्यों भंग किया जा रहा है? मदरसा बोर्ड तो अभी भंग किया है, मदरसा तो कब से चल रहा है। सरकार ने क्यों नहीं डेवलपमेंट किया? मैं बता रहा हूँ, देखिए, मदरसों के बारे में पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये हैं क्या। मदरसे सब जगह नहीं हैं,
मदरसे एक जैसे नहीं हैं और हर मुसलमान जो पढ़ना चाहता है वो लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से मदरसे में नहीं जाता है। ठीक है। मदरसों का बुनियादी मकसद ये था कि वो धार्मिक शिक्षा लोगों को दें। ये उनका बुनियादी मकसद था शुरुआती दौर में। और वो सिर्फ मदरसों के ही साथ नहीं है, पहले जो आश्रम होते थे वो भी वैदिक धर्म की आश्रम इत्यादि। वहाँ वो भी धर्म की ही शिक्षा देते थे और वो कोई विज्ञान या मैथमेटिक्स उसमें नहीं पढ़ाते थे जो हम इसमें देखते हैं फिल्मों वगैरह में। वो भी सिर्फ शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की ही शिक्षा उस ज़माने में दी जाती थी। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में मदरसे जो है वो लोगों के बीच में धार्मिक शिक्षा देने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वो एक पद्धति रही। लेकिन जब शिक्षा का प्रचार प्रसार एज ए होल पूरी सोसाइटी में हुआ तो इस बात की ज़रूरत भी समझी गई कि इसके साथ साथ जी मदरसा तो पहले अरबी में धार्मिक शिक्षा मतलब कुरान शरीफ पढ़ाता था। जी जी। फिर उसके साथ उर्दू फारसी भी जोड़ने लगे। ठीक बात। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में सुना जाता है कि वो मदरसे के विद्यार्थी थे, ऐसा हमने सुना है जी। तो वो वहाँ उर्दू फारसी पढ़ने जाने लगे। और फिर जब और आवश्यकता शिक्षा की बढ़ी तो उसके साथ मैथमेटिक्स और दूसरे विषय भी मदरसों के साथ जुड़ने लगे। लेकिन अब यहाँ परेशानी क्या हुई कि कुछ मदरसे तो बिल्कुल इंटीरियर में, गांवों में लोगों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए ही रह गए जी। और कुछ मदरसे जो हैं वो आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़े और उसके लिए सरकारी स्तर पर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई, एक मदरसा बोर्ड बनाया गया। देखिए ऐसा ना कि मैं बता रहा नहीं, आप एक बात यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा ना कि उर्दू की जहाँ तक बात होगी, जब वैसा मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे, पर हिंदी में उर्दू का समन्वय वैसा ही था, है और रहेगा जैसे खीर में केसर होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उस मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो उर्दू तक पढ़ाने को तैयार नहीं है, उर्दू को विदेशी भाषा कहना, उर्दू को आतंकियों की भाषा कहना, उर्दू को विदेशियों की भाषा कहना, इस तरीके की मानसिकता हमारे देश के अंदर एक लंबे वक्त से रही है। मदरसे में अच्छा रुचि का आप क्या करेंगे? मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो साइंस पढ़ूंगा। आप जो हैं धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं, वेद पुराण पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसकी सहूलत होनी चाहिए। थर्ड पर्सन कुरान पढ़ना चाहता है, अरबी पढ़ना चाहता है, वो इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ना चाहता है, जी 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 जी। उसमें जाना चाहता है, तो उसकी रुचि की उसको उपलब्धता होनी चाहिए। जी जी। देश के अंदर लोगों की रुचियों का सम्मान करते हुए या आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए हर प्रकार की शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए थी, जैसी दूसरे देशों में होती है। लेकिन हमारे यहाँ उपलब्धता नहीं है। जो लोग होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है। हमारे मामलों में क्यों हस्तक्षेप सरकार कर रही है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। मंदिरों को लेकर के आए दिन हम पढ़ते हैं, अखबार में बयान आते हैं बड़े बड़े, उनके साथ मंदिरों में सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है, मतलब इस तरीके की बातें। लेकिन उन सब चीज़ों से भी डील करना सरकारों का काम जरूरी है। और बेहतर तरीके से मदरसों को अनुदान भी दिया जाना चाहिए। उनके अंदर आधुनिकीकरण करने के लिए उसमें विषय भी लाने चाहिए। उनके अंदर जो अध्यापक काम कर रहे हैं उन अध्यापकों को सरकार को वेतन भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 12 साल से, करीब 12 या 10 साल से, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, प्लीज़, मदरसों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। और क्यों नहीं मिला है कि केंद्र सरकार का कुछ हिस्सा होता है और कुछ राज्य सरकार का हिस्सा होता है।
करेंगे। राहत साहब, मुझे पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहे हैं, हाँ, गुस्ताखी माफ होना, जी, कि सियासत में जरूरी है रवादारी। राहत इंदौरी साहब का जी, जी, शेर है ना कि सुना हुआ सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। नहीं, ठीक है। तो मानते तो सब है, करने को कोई तैयार नहीं है। और इसी बात को लेके मेरा इस टॉक शो का पहला सवाल था कि मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना हर तरीके से ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षकों का वेतन हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का आधुनिकीकरण हो, या उनको नई सुविधा मुहैया कराना हो, ताकि वो ये ना महसूस करें कि वो किसी खास भीड़ से अलग हैं या किसी खास ग्रुप से अलग हैं। नहीं, देखिए, मैं अपनी बात को दोहराऊंगा आपके प्रश्न के जवाब प्लीज। में कि मुख्य धारा में मुसलमान नहीं हैं, ये आप न समझिए। अगर शिक्षा का कम प्रसार मुसलमानों के अंदर है, जी जी, तो उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों जैसे जी जो दूसरे समुदायों में या दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच लोग हैं, जी, उनकी भी शिक्षा के बारे में स्थिति वैसी ही है। समझता हूँ। रोजगार के संबंध में जो बेरोजगारी मुसलमानों के अंदर है, उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों वाले दूसरे धर्मों के अंदर जो लोग हैं, उनके अंदर भी रोजगार का लेवल इतना ही है। समझता हूँ। नहीं, बात आपने बड़ी दुरुस्त कही है और आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और इससे पहले कि आज का ये टॉक शो मैं कंक्लूड करूँ, राजनीति से हटकर जावेद अली खान साहब कौन हैं? 45-46 साल हो गए जी साहब। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने हुए, तो अब तो कुछ शेष बाकी है नहीं। हम 45-46 साल में खाने में क्या पसंद है? नहीं, खास तौर से वेजिटेरियन। जी जी। हाँ, आमतौर से वेजिटेरियन और ओकेजनली नॉन वेज। ओकेजनली, घर में भी बाहर भी। पिक्चरें देखते हैं? पहले कभी थोड़ी बहुत देखते थे। सबसे पसंदीदा पिक्चर कौन सी? टाइम ही नहीं मिला, दिन रात मेंबर कुछ एक पिक्चरें रहती हैं जो रह जाती हैं, जाती नहीं कभी। याद मुझे, मसलन मुझे एक पिक्चर बड़ी पसंद रही, शौर्य, राहुल बोस की थी, इंडियन आर्मी पे। आपकी भी तो कोई खास होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कोई ऐसी विशेष पिक्चर, मेरी कोई रुचि अब है नहीं। ना खेलों में रही, जब स्टूडेंट थे तो कमेंट्री सुनते थे, उस वक्त तक हम खेल में थे, और फिल्में देखने का कोई ख़ास शौक रहा नहीं। जो सामने दिखी आधी अधूरी भी देख ली, पूरी भी देख ली जी। कभी मतलब उसके स्टोरी और कलाकारों के नाम भी याद नहीं रहे, कोई फिल्मी गाना पूरा आज तक याद हुआ नहीं। समझता हूँ। और मतलब बहुत ही खुश मिजाज हम रहे जी जी। और चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए, तो लोगों को मेंबर बनाना, आंदोलन के लिए उत्साहित करना, वहाँ लेके जाना, वहाँ जाना, वॉल राइटिंग करना, पोस्टर लिखने, पोस्टर चिपकाने, इसी काम में लगे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आज तो आपने मुझे पूरी टॉक शो के दौरान ज़्यादा कुछ कहने नहीं दिया, क्योंकि जितनी बार मैंने आपसे कुछ जानना चाहा, आपने कहा कि आप तो कानून के क्षेत्र से, मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। पर मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। May it please my lords, in association with Voice of Hindustan, presents The Legends, an initiative by Hindustan Asset Reconciliation and Securitization Limited, powered by Vedic Legal and Company.